एंथनी और जो रूसो द्वारा डायरेक्ट की गई द इलेक्ट्रिक स्टेट साइमन स्टेलनहैग की किताब पर बेस्ड है। ये कहानी एक लड़की मिशेल की है जिसे एक दुख भरे हादसे के बाद अपनी पूरी फैमिली को खो देनी पड़ी। फिल्म के अंदर दुनिया एक अजीब हालत से गुजर रही है क्योंकि 2 साल तक चली एक लड़ाई के बाद इंसानों ने रोबोट्स को हरा दिया था। इस सब के बीच मिशेल को पता चलता है कि उसका भाई क्रिस्टोफर अभी भी जिंदा है। वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि फिल्म में क्या होता है और क्या मिशेल अपने भाई तक पहुंच पाती है या नहीं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। कहानी 1990 से शुरू होती है जहां मिशेल अपने भाई क्रिस्टोफर के साथ कॉलेज की एक टेस्ट देने जाती है। प्रोफेसर उसकी इंटेलिजेंस देख के हैरान हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इसी वक्त एक इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन ईथन स्केट की नजर क्रिस्टोफर पर पड़ गई थी। मिशेल अपने भाई के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसे यकीन था कि वो लाइफ में कुछ बड़ा करेगा। लेकिन एक दिन मिशेल की फैमिली एक हादसे का शिकार हो जाती है जिसमें सिर्फ मिशेल बची रहती है। जब उसने हॉस्पिटल में होश संभाला तब उसे अपने परिवार के सदस्यों की मौत की खबर मिली। वो अंदर से टूट गई थी और उसे लगा जैसे जिंदगी जीने का अब कोई मतलब नहीं रहा। इसी दौरान रोबोट्स ने इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी। उनका मानना था कि इंसान उनके जीने के हक को छीन रहे हैं और उन्हें अपनी मर्जी से जीने नहीं दे रहे। ये फिल्म दिखाता है कि रोबोट्स को पहली बार वर्ल्ट डिज्नी ने अपने अम्यूजमेंट पार्क के लिए बनवाया था, लेकिन धीरे धीरे इंसानों ने उनका इस्तेमाल हर छोटी मोटी काम करवाने के लिए करना शुरू कर दिया जो वो खुद नहीं करना चाहते थे। लंबे समय तक रोबोट्स बिना शिकायत के काम करते रहे, लेकिन एक दिन उनमें एक बगावत शुरू हो गई। उन्होंने एक अलायंस बनाया ताकि इंसानों के ऑपरेशंस के खिलाफ लड़ सके। ये लड़ाई लगभग 2 साल तक चली जिसमें इंसान रोबोट्स को हरा नहीं पाए। लेकिन तभी ईथन स्केट ने एक ऐसी चीज खोज ली जो इस जंग का रुख बदल सकती थी। ईथन स्केट जो सेंटर इंडस्ट्रीज का फाउंडर था उसने न्यूरोकास्टर्स नाम का एक डिवाइस बनाया जिसके जरिए एक इंसान का दिमाग एक साथ 2 जगह पर हो सकता था। बेसिकली एक आदमी सिर्फ एक स्पेशल हेडगियर पहनता और उसका दिमाग एक ड्रोन बॉडी से कनेक्ट हो जाता। इसका मतलब ये था कि इंसान बिना जंग के मैदान पर जाए ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकते थे और रोबोट्स के खिलाफ लड़ सकते थे। कुछ महीने के अंदर इन ड्रोन्स ने रोबोट आर्मी को हरा दिया और इस तरह जंग का अंत हो गया। करीब 6000 रोबोट्स को एक एक्सक्लूशन जोन में बंद कर दिया गया जो कई सौ एकड़ में फैला हुआ था। तब से किसी भी घर में रोबोट्स दिखना देशद्रोह माना जाने लगा, लेकिन लोग अभी भी न्यूरोकास्टर्स का इस्तेमाल करके ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकते थे। क्रिस्टोफर एक कार्टून देखा करता था जिसका नाम किड कॉस्मो था। एक दिन एक रोबोट जो बिल्कुल किड कॉस्मो जैसा दिखता था मिशेल के घर आया और उसे बताया कि उसका भाई अभी भी जिंदा है। ये रोबोट प्रॉपर्ली बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसमें शायद कुछ मैल फंक्शंस थे, लेकिन वो अपनी बात किसी तरह कम्युनिकेट करने में सफल रहा। असल में किसी डॉक्टर क्लार्क एमहर्स्ट ने क्रिस्टोफर की कॉन्शियसनेस या दिमागी सोच को किड कॉस्मो रोबोट के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। उसने किसी तरह एक्सक्लूजन जोन के फायरवॉल को तोड़कर मिशेल तक ये मैसेज भेज दिया। जैसे ही मिशेल को ये पता चला उसने एक्सक्लूजन जोन जाने का फैसला कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे ये नहीं पता था कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। तभी उसको पता चला कि एक एक्स सोल्जर कीट्स इलीगल चीजें ब्लैक मार्केट में स्मगल करता है और उसको एक्सक्लूजन जोन के अंदर बाहर जाने का रास्ता मालूम है। मिशेल चुपके से कीट्स के ट्रक में छुप गई और जब तक कीट्स को ये पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। रोबोट डीएक्टिवेशन टास्क फोर्स के लीडर कर्नल ब्रैडबरी को मिशेल की हरकत के बारे में भनक लग गई। उसने उसका पीछा किया और कीट्स के सीक्रेट हाइडआउट तक पहुंच गया जहां वो अपनी इलीगल चीजें रखता था। कीट्स मिशेल पर गुस्सा हो गया क्योंकि उसकी वजह से उसका हजारों डॉलर का नुकसान हो गया था, लेकिन उसे समझ आ गया कि अब उनके पास जिंदा भाग निकलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। कीट्स के साथ एक रोबोट कंपेनियन भी था जिसका नाम हरमन था। जंग के दौरान चाहे हरमन एनिमी टीम से था, लेकिन उसने एक बार कीट्स की जान बचाई थी। तब से दोनों क्राइम पार्टनर्स बन गए थे और इसी वजह से कीट्स और ज्यादा टेंशन में था जब ब्रैडबरी उसके फैसिलिटी तक पहुंच गया। मिशेल, कीट्स और उनके दोनों रोबोट्स किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन वो उस हाइडआउट के दूसरे साइड एक्सक्लूजन जोन में फंस गए। वहां चल के सफर करना लगभग नामुमकिन था क्योंकि ये इलाका एकदम बीहड़ था और उन्हें ये भी नहीं पता था कि अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए और कितने माइल्स उन्हें चलना पड़ेगा। मिशेल, कीट्स और उनके रोबोट्स एक जगह पहुंचते हैं जो ब्लू स्काई एसिस कहलाती थी। ये एक सेटलमेंट थी जो रोबोट्स ने मिस्टर पीनट नाम के एक जेंटल रोबोट की लीडरशिप में बनाई थी जिसमें उन्हें एक नॉर्मल जिंदगी मिल सकती थी। इस सेफ हेवन में रोबोट्स जो चाहे वो काम कर सकते थे, अपनी पैशन फॉलो कर सकते थे और यहाँ इंसानों की इंटरफेरेंस बिल्कुल मना थी। मिस्टर पीनट को समझ आ गया कि बिना उसकी मदद के मिशेल और उसके साथी डॉक्टर एमहर्स्ट को नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए उसने अपनी टीम के साथ उनके साथ जाने का फैसला किया। मिशेल चौंक गई जब एमहर्स्ट ने उसे असली सच बताया कि उसके भाई क्रिस्टोफर के साथ असल में क्या हुआ था। वैसे तो एमहर्स्ट वही डॉक्टर था जिसने मिशेल का इलाज किया था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और तब उसने मिशेल से कहा था कि उसका भाई मर चुका है, लेकिन अब उसने सच बताया कि उसके हाथ बंधे हुए थे क्योंकि ईथन स्केट ने उसे जबरदस्ती ये सच छुपाने के लिए कहा था। क्रिस्टोफर कोमा में था, लेकिन ईथन ने उसे किसी तरह जिंदा रखा था। क्रिस्टोफर का दिमाग सेंटर नेटवर्क को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।
बेसिकली ईथन का पूरा टेक्नोलॉजिकल एम्पायर क्रिस्टोफर के ब्रेन सेल से चल रहा था, जो एक एक्सेप्शनली ब्राइट टीनेजर था। पहले ही हम देख चुके थे कि क्रिस्टोफर कितना जीनियस था और अब उसका IQ आइंस्टाइन से भी ज्यादा हो चुका था। जब एमहर्स्ट मिशेल को और भी ज्यादा डिटेल्स बताने वाला था, तभी कर्नल ब्रैडबरी और ईथन के फोर्सेस वहां पहुंच गए ताकि वो उनसे कंट्रोल वापस ले सके। ईथन ने एमहर्स्ट को मरवा दिया और जब किसी तरह मिशेल वापस मिस्टर पीनट के सेटलमेंट पहुंची तो उसने देखा कि ये पूरा जगह ड्रोन्स के अटैक की वजह से तबाह हो चुका था और काफी सारे रोबोट्स या तो घायल थे या फिर मर चुके थे। मिशेल ने डिसाइड किया कि वो ईथन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली, वो उस पर पूरी ताकत से पलटवार करेगी, चाहे उसके पास जितने भी कम रिसोर्सेस क्यों ना हो। साथ ही उसे अपने भाई क्रिस्टोफर को ढूंढना था और वापस लाना था। कीट्स और उसकी टीम ने भी मिशेल का साथ देने का फैसला किया और सब मिलकर सियाटल पहुंच गए, जहां ईथन स्केट का हेडक्वार्टर्स था। मिशेल और उसकी टीम ईथन स्केट के हेडक्वार्टर्स पहुंचती है और वहां तबाही मचा देती है। मिशेल किसी तरह फैसिलिटी के अंदर जाने में सफल हो जाती है और उसे फाइनली अपना भाई क्रिस्टोफर मिलता है, जो अब भी कोमा में था। पहले मिशेल न्यूरोकैस्टर के इस्तेमाल करने से इनकार करती थी, लेकिन इस बार उसने डिसाइड किया कि वो इसे इस्तेमाल करेगी ताकि क्रिस्टोफर से कनेक्ट हो सके और उसकी जान बचाने का कोई रास्ता ढूंढ सके। जैसे मिशेल न्यूरोकैस्टर के जरिए क्रिस्टोफर से कनेक्ट होती है, तब क्रिस्टोफर उसे एक शॉकिंग बात बताता है। उसका दिमाग सेंटर का पूरा सिस्टम चला रहा था, लेकिन ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप थी। इसका मतलब था कि अगर मिशेल उसे सिस्टम से अनप्लग करेगी तो क्रिस्टोफर का भी मौत हो जाएगा। लेकिन क्रिस्टोफर ने मिशेल से कहा कि अगर उसे ईथन को रोकना है और दुनिया को तबाह होने से बचाना है तो उसे सिस्टम को शट डाउन करना ही पड़ेगा। इसी दौरान कीट्स और हरमन ने एक कू चालू कर दिया था ताकि एक डाइवर्जन क्रिएट हो सके, लेकिन जंग के मैदान पर उनको काफी बड़ा नुकसान हो रहा था। मिशेल ने बहुत दुख झेल के अपने भाई को अनप्लग किया और जैसे ही उसने ये किया पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। अथॉरिटीज को पता चल गया कि ईथन क्या कर रहा था और द इलेक्ट्रिक स्टेट के अंत तक उसे कस्टडी में ले लिया गया। कर्नल ब्रैडबरी का भी मन बदल गया, क्योंकि उसे फाइनली ये समझ आ गया कि ईथन एक सेल्फिश आदमी था जिसे सिर्फ अपनी ही परवाह थी। चाहे दुनिया बचे या बर्बाद हो, ईथन के लिए सिर्फ उसके अपने फायदे मैटर करते थे। ब्रैडबरी ने रियलाइज किया कि ईथन इंसान कम और रोबोट ज्यादा था और इसीलिए उसने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। ईथन ने किसी को नहीं बताया था, लेकिन अपने न्यूरोकैस्टर के जरिए वो अपनी पास्ट मेमोरीज में जीने की कोशिश कर रहा था। उसका बचपन काफी ट्रॉमेटिक था, क्योंकि उसकी माँ ने कभी उसे वो प्यार नहीं दिया था जो वो डिजर्व करता था, लेकिन अपनी मशीन के जरिए वो भी लव और अफेक्शन फील कर सकता था, जिसका उसे हमेशा से इंतजार था। यूएस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब इंसान और रोबोट्स एक साथ पीसफुली रह सकते हैं, लेकिन मिशेल के लिए सब कुछ अब भी आधा अधूरा था। उसे नहीं पता था कि अब उसका अगला कदम क्या होगा, वो कैसे सर्वाइव करेगी और अपने भाई की मौत का गम कैसे झेलेगी। इस इकलौती जिंदगी में उसे क्रिस्टोफर को 2 बार खोया था, लेकिन फिल्म के एंड में एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। किड कॉस्मो रोबोट दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर अब भी क्रिस्टोफर की कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा बचा हो। फिल्म के शुरुआत में क्रिस्टोफर ने मिशेल से कहा था कि अगर सब कुछ इलेक्ट्रिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो कॉन्शियसनेस भी फिजिकल बाउंड्रीज को पार कर सकती है। क्रिस्टोफर का बॉडी तो मर चुका था, लेकिन हो सकता है कि उसका माइंड अब भी किड कॉस्मो में जिंदा हो। तो इस तरह कहा जा सकता है कि क्रिस्टोफर मरा नहीं था, बल्कि एक नए फॉर्म में अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ये सच मिशेल को कब पता चलेगा और क्या इस फिल्म का पार्ट 2 आएगा जिसमें ये मिस्ट्री सॉल्व होगी, ये तो सिर्फ वक्त ही बता सकता है। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द इलेक्ट्रिक स्टेट देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है, फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।